नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 4 जंग लड़ चुका है। तीनों बार ही पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई गई है। इसके अलावा भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह किया है। लेकिन इसके पहले की दोनों ही स्ट्राइक पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक आतंक पर प्रहार किया है और यह संभव हो सका तीनों सेनाओं की बदौलत, जो हर मोर्चे पर एक दूसरे से तालमेल मिलाकर एक्शन मोड में थी। बदला किसे कहते हैं, हिंदुस्तान ने यह दुनिया को दिखा दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, यह पाकिस्तान को पता चल गया। अब कोई आतंकी धर्म नहीं पूछेगा, अब कोई आतंकी मोदी से बोल देना नहीं बोलेगा। अब पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी नहीं देगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी में ये हिमाकत करने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने दुश्मन को दिखा दिया, हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। हर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, घर में घुसकर मारा जाएगा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पहलगाम हमले के साथ साथ संसद, मुंबई, उरी, अक्षरधाम, पुलवामा, पठानकोट अटैक का भी बदला पाकिस्तान से ले लिया। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। पाकिस्तान जिस डर के साए में जी रहा था, मंगलवार की रात हिंदुस्तान ने उसे सच साबित कर दिया। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को पहले जल, थल और नभ से घेरा और फिर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जिस वक्त वायुसेना के वीर इस हमले को अंजाम देने जा रहे थे, इंडियन नेवी और आर्मी स्टैंड बाय मोड पर थी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे।
जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था। पीएम मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुखों से मिल रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता प्लान तैयार कर रहे थे। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की, उनकी लोकेशन को कंफर्म किया। इसके बाद मंगलवार देर रात हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने और पाकिस्तान में तांडव मचने के पीछे तीनों सेनाओं के बीच का तालमेल रहा, जिसका नतीजा है पाकिस्तान में आतंकी कैंप तबाह हुए, जिसका नतीजा है पाकिस्तान आज रो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परियार साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मानंद द्विवेदी, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मानंद द्विवेदी के पास चलूंगा। मानंद साहब, एस जयशंकर ने मुलाकात की ईरान के विदेश मंत्री से। यहाँ पर भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पाकिस्तान से भी लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक बयान भी आ गया, शहबाज शरीफ के एडवाइजर भारत कोई और आता है तो पाकिस्तान का रिलेशंस है, कल्चरल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और वहां पर चाबहार पोर्ट में भी हमारा ओनरशिप की बात है। और तो एक तरीके से सामरिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस ईरान से हमारे बहुत अच्छे हैं। और पाकिस्तान के साथ तो ये हद है कि वो, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्विलाइट जोन की तरह है पाकिस्तान। और एक नया टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरिस्ट ने निकाला है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के लिए, वो ये कि लिमिनल कंट्री है पाकिस्तान, पूरी तरीके से एक लिमिनल कंट्री है। वहां पे ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर स्विच किसके पास है, सेना चला रही है, ये सब जानते हैं, पर उधर उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बाकी के लोग, तरार साहब, ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और ईरान के साथ भी उनकी कई मिलिट्री स्कर्मिशेस हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान भारत की गुड बुक्स में ही है, और भारत भी ईरान की गुड बुक्स में है। और सबसे बड़ी बात है कि जयशंकर साहब ने 20 कंट्रीज G20 के साथ और बाकी और छोटे मोटे और बड़े कंट्रीज के साथ भारत का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो एक एस्टेब्लिश्ड परिपाटी है। उसके चलते हमने बताया है, एक लाइन बोली है सबसे बड़ी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑफ आतंकवाद। मतलब जीरो टॉलरेंस है, आतंकवाद होगा। और हम ये राइट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से और स्टैंडर्ड स्टेट प्रैक्टिस के हिसाब से ये राइट है हमारा कि हम लोग अपने हक को इस्तेमाल करें और पाकिस्तान की शक्ति को, और स्पेशली जो उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है मुरीद के वगैरह जगहों पे, उसको डिमोलिश करें। पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हम इजराइल की टेक्निक पे हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हो चुका है कि वो लोग क्या करते हैं, रीसेटलमेंट ऑफ डेटरेंस करते हैं। मतलब ये वो ये कि वो हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद इजराइल धमकाता है, और अगर फिर भी उसको प्रोवोकेशन मिलता है तो वो अटैक करता है, मिसाइल स्ट्राइक्स करता है, ड्रोन अटैक्स करता है, या और किन्हीं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, एग्रेसिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा, पर पहले ये कहूंगा कि इंडिया ने भी यही बात बोली है। और एक अजय बिसारिया जी को मैं जानता हूं, जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान में रह चुके हैं, उन लोगों ने इसको नाम दिया है बालाकोट प्लस। मतलब ये कि जो रेंज ऑफ इंडियन रिटेलिएशन है, वो रेंज काफी बड़ा हुआ है। जो उड़ी के 2016 में हुआ था,
जो 2019 में हुआ था उससे काफी बड़ा है। और अगर हम देखें तो बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर दूर सियालकोट है। सियालकोट को भी ध्वस्त किया गया, वहां के आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। और उसके अलावा अगर हम दूसरे छोर पर देखें तो हम पाएंगे कि आपका ये भावलपुर है जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। हमारे रफाल्स गए और हमारे मिसाइल्स भी गिरे। तो मुझे लगता है कि अब जेकेएस परियार साहब मेरे साथ मौजूद है। जेकेएस परियार साहब, जिस तरीके से अभी हालात हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव है और यही कारण है कि पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई है। करीब 250 के आसपास जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है, लेकिन एलओसी पर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया जाए। अभी मेरे पास जो जानकारी मिल रही है उसमें यह जानकारी है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में हरियाणा का एक जवान भी पुंछ में जिसकी पोस्टिंग थी वो भी शहीद हो गया है। और लगातार जो सरहद है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, भारत भी इसका जवाब दे रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर भारत कुछ बड़ा नहीं करता है तो हम अब कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो कि गैर जिम्मेदाराना हो। लेकिन जो हालात है वहां से जिस तरीके से संकेत निकल कर आ रहे हैं, आतंकवादी कैंपों को जिस तरीके से तबाह किया है, आतंकवादियों का खून खौल रहा है, आतंकवादी सेना के उन अफसरों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने हमें गारंटी दी थी सुरक्षित रखने की हमारे परिवार को, लेकिन तुम्हारे रहते हुए ये हमारा क्या हो गया, अब क्या होगा। वहीं पाकिस्तान की आवाम भी सेना के ऊपर चढ़ी हुई है, सरकार के ऊपर चढ़ी हुई है, भरोसा उनका खत्म हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं, क्या माना जाए कि पाकिस्तान इतना शांत बैठेगा या अपनी आवाम की आंखों में आंखें डालकर बात करने से पहले कम से कम कुछ वो भी करना चाहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद में एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत काम किया है कि पहले 10-12 दिन में हमारा जो है तमाम देशों के राजदूतों से और एनएसएस से, राष्ट्रपतियों से बात हुई है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप, पुतिन इत्यादि सारे लोगों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। अब पाकिस्तान के साथ में ये बात हो गई है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। वहाँ अगर वो कुछ एक्शन करना चाहें तो उनको इंटरनेशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि भारत को राइट है कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन करे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा के लिए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि भारत की एक्शन के खिलाफ आप कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको इसमें साउथ एशिया में जो है पीस चाहिए। ये उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हुआ है। यही बात जो है यूरोपियन कंट्रीज ने कही, पुतिन ने इनको सपोर्ट नहीं करा, चाइना ने भी ढुलमुल करा। तो एक्सटर्नल सपोर्ट पाकिस्तान के पास में बिल्कुल नहीं। और इंटरनल सपोर्ट का हालत यही कि उनके पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है रिजर्व वेस्ट के मेंटेन करने के लिए कि 2 से 3 हफ्ते लड़ सके। वो मुश्किल से 4 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उनकी फंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं। इन हालातों में पाकिस्तान का वो एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कि वो अपने अवाम के सामने मुंह ये दिखा सके कि भाई हमने किया है। और बाद में जो है भारत के ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने हमारे हमलों को दूसरे देशों को कहकर सीज फायर में कन्वर्ट करा दिया। ये उनकी एक दिमाग में चलेगा। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर हैं, इनका क्या होगा? इनका हाल वही होगा जो कि नवाज शरीफ का हुआ, मुशर्रफ ने किया था। अब मुशर्रफ की जगह मुनीर साहब तो कर नहीं सकते क्योंकि आर्मी कुछ करेगी नहीं। तो उस हालात में मुनीर साहब की तरफ से ये हो सकता है कि कोई वो छोटा मोटा एडवेंचर करने की कोशिश करें ताकि उसका जो ठीकरा फूटेगा हार का या असफल होने का वो सिविल गवर्नमेंट को देख के और फिर वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से शायद वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान कुछ न कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। और जो सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से कि चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा रहेगा, चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा होकर भारत को एक सख्त जवाब देगा, लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया।
क्या मनन जी इसलिए तो नहीं किया क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है उसे लेकर बहुत दिनों बाद तल्खी थोड़ी खत्म होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोनों बहुत जल्दी बैठकर, हालांकि कुछ दिनों में एक बैठक करने जा रहे हैं, इस टैरिफ वॉर का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना खुद नहीं चाहता है कि ऐसे समय पर, तब जबकि टैरिफ वॉर को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हो जाए। जी, यहाँ पर ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका की विदेश नीति का हिसाब है, तो उनकी विदेश नीति में एक बड़ा कॉमन सा शब्द है, वो है कंटेनमेंट, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो चीन का कंटेनमेंट, चीन की रोकथाम, और चीन को किसी तरीके से रोका जाए, उनके राइज को, जो चाइना बड़ी दबंगई से कहता है और बड़ा इनोसेंट बन के शी जिनपिंग कहते हैं कि हमारा पीसफुल राइज है। तो इस पीसफुल राइज की जो सच्चाई है वो अमेरिका भी जानता है, और इसकी सच्चाई भारत से बेहतर कोई भी राष्ट्र नहीं जानता है। तो बेसिकली ये है कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ संग लेकर चले, और ऐसी जो बाइडेन के वक्त भी अमेरिका की विदेश नीति रही है, और ट्रंप के समय कुछ बदलाव आ सकता है, पर भारत एक तरीके का एलाई है। एलाईहुड इसका वर्ड है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक भारत का साथ बहुत जरूरी है चीन को, अमेरिका के लिए कि वो चीन को कंटेन करे। और जहां तक टैरिफ वॉर्स की बात है, ये तो एक ऑनगोइंग फिनोमेना है। ट्रंप आए या बाइडेन आए, ये चीजें चलती रहेंगी। बस ट्रंप के आने के बाद से ये जो टैरिफ वॉर्स की जो बातचीत है और जो कॉन्टेस्ट है चीन और अमेरिका के बीच में, वो ज्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जाएगा। अमेरिका की विदेश नीति में प्रखर रूप से इसको फॉलो किया जाएगा। पर यहाँ पर टैरिफ वॉर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो चीन की इंटरनल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। उनके जो इकोनॉमिक वाइटल्स हैं वो भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफी गिर गई है। उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। और इसके बाद इंडिया की दूसरी इंपॉर्टेंस अमेरिका और एशिया पैसिफिक में भी बहुत है। वहां पे मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक स्पेस में इंडिया का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और लेट पाणिकर साहब के साथ जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड थे, उनकी एक ट्रीटी हुई थी, उनकी एक संधि हुई थी। उसके बाद से भारत ने भी चीन को घेरने की कवायद अमेरिका के सपोर्ट के साथ शुरू कर दी थी। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि एक बार ट्रंप साहब अगर अपनी आंखें तरेड़ लेंगे बीजिंग के ऊपर, और बीजिंग रुक भी जाएगा। ऐसा नहीं कि वो इंटरनली मदद नहीं करेगा। अमेरिका और चीन और पाकिस्तान के बीच में ये समझा जाता है कि वो ऑल वेदर फ्रेंड है। और एक तरीके से जो डेट डिप्लोमेसी है, जो डेट क्राइसिस डिप्लोमेसी है जो अब बन गई है पाकिस्तान के लिए, उसमें से पूरी तरीके से पाकिस्तान भी काफी हद तक चीन का डिपेंडेंसी राष्ट्र बन चुका है। बिल्कुल, लेकिन तो इस बीच पाकिस्तान करे तो क्या करे, पाकिस्तान करे तो क्या करे, वो अपनी जनता से आंखें कैसे मिलाए। जेके परिहार साहब, आज पाकिस्तान में संसद का सत्र बुलाया गया, और इस संसद के सत्र में शहबाज शरीफ ने एक और झूठ बोला, और वो इतना बड़ा झूठ था कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, जो संसद में जिन बातों का जिक्र था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा, वो इसकी जगह और समय चुनकर बदला लेगा, चुनकर हमला करेगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि साहब ये तो पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि भारत के 5 लड़ाकू विमानों को उसने मार गिराया है, तो इसे वो अपनी जीत भी बता रहा है। अब इसका क्या करें परिहार साहब? एक तरफ तो आप पिटे हो, तमाम भारत ने एक एक करके सारे हमले के वीडियो, मिसाइल हमले के वीडियो जारी कर दिए, आप एक वीडियो नहीं दिखा पाए, आप विमान की एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, और आप इसे एक्ट ऑफ वॉर भी बता रहे हैं। आप उस समय और जगह हमला करने की बात भी कर रहे हैं, और कहते हैं कि साहब भारत इससे ज्यादा अगर ना करे तो हम भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ को मैं कभी सीरियस प्राइम मिनिस्टर छोड़ी, मैं उनको सीरियस पॉलिटिकल लीडर भी नहीं मानता हूँ। उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं,
और नवाज शरीफ के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उनको एक चेहरा चाहिए था जो उनके नाम से प्रधानमंत्री बन के बना रहे। ये इनमें तो कोई क्वालिटी नहीं है एक स्टेट्स पर्सन की। इनके खुद के पर्सनल कंडक्ट और बिजनेस और फ्रॉड वो सारे जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर से सबसे ही जानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश का देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सर्विस चीफ और सारे जो हैं, हमारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। पाकिस्तान में टोटल कंफ्यूजन है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ भी एक साथ नहीं बोल रहे हैं। हिटलर के टाइम पे होता था कि एक झूठ पूरी नाजी सेना बोलती थी और जोर से बोलती थी तो ऐसा लगे कि सच हो गया। यहाँ झूठ भी अलग अलग तस्तरियों में परसा जा रहा है। अब एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि भारत ने जो है वो मिसाइल्स जो है वो डाल दिए और वो हमारे इधर आए नहीं। दूसरा बोलता है कि वो आ गए थे और हमने 5 गिरा दिए। तो ये एक तीसरे कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं और जो घुसने की कोशिश करी हमने मार दी। हमारा नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर वो टोटल कंफ्यूज है। और जैसा मनोज जी आपने सही कहा है कि अगर आपने 5 गिराए हैं तो आप कुछ तो सबूत दीजिए। आपके पास में मलबा होगा, ब्लैक बॉक्स ढूंढ के दे सकते हैं। उस पायलट का क्या हुआ जो भावलपुर तक और इधर पीओके में गया हुआ है। तो ये सब तो गीदड़ भमकियां और अपनी देश की जनता को एक तरह का जो अफीम की गोली होती है उसी तरह की गोली खिला रही है कि जो है हम जो है आपको बने रहिए और हम पूरा भारत को निपटा के रहेंगे। तो ये एक इनकी इंटरनल उसकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, चाहे आप कुछ भी कहें, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटस ही नहीं है जो हमारे यहाँ किसी केंद्र सरकार के राज्य मंत्री का भी होता है जी। वहाँ का असली राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ जो है आर्मी चीफ होते हैं। वही इंटरनल पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वही फॉरेन। अब आप देखिए अमेरिका जो है वो आर्मी चीफ को वो स्टेटस में रिसीव करता है जैसे कि वो कंट्री के हेड आ रहे हैं, चाहे वो बाजवा साहब थे, चाहे अभी मुनीर गए हैं। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि बेसिकली कई देशों के पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है और वो एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। इस तरह की बातें भी की जाती है। मैं वापस आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।